Polity is an identifiable political entity, any group of people who have collective identity. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हम पॉलिटी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें या पॉलिटिक्स पढ़ें। 1600, 1726, 1773, 1781, 1783, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। Hi everyone, what's up? All good? Expecting all good. आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा टॉपिक है? शुरुआत ही है टॉपिक की। टॉपिक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हम पॉलिटी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें या पॉलिटिक्स पढ़ें। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स रिलेटेड टू दीज वर्ड्स, है ना। थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने। आज वही कन्फ्यूज़न को क्लियर करने आया हूँ कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, बट एज अ कॉम्पिटिटर हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इन जनरल जो भी लोग होते हैं वो सब कुछ सेम ले लेते हैं, बट एज अ टीचर मुझे बताना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि पॉलिटिकल साइंस बोल करके आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या पॉलिटिकल साइंस बोल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, है ना। शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। लेट्स बिगिन, है ना। सबसे पहले एक टर्म आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ऑनर कर रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में आपके आएगा। या अगर जैसे आप यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हो या जिनमें सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है, उसमें एज ए सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस लिए हो, तब आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदरवाइज जो हम ओपन कंपटीशन देते हैं इनमें पॉलिटिकल साइंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो सिरे से खारिज हो गया, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद से तो इसके डेफिनेशन में क्या बता सकते हैं हम कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले एक एक टर्म को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में बोलते हैं इसको राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है ये, इसकी पहचान, ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, मतलब परंपरागत विषय है। और इसमें हमको क्या मिलेगा, थियरीज मिलेंगी, थियरी मिलेगी। और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हुआ पॉलिटिकल साइंस। अब आता है पॉलिटिक्स पे। तो जो भी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं थियरीज के रूप में या कंसेप्ट के रूप में, उनको जब हम ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं, तो वो होता है पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति। तो पहला टर्म ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। दूसरा टर्म जो होगा, दूसरा जो टर्म होगा वो होगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीति। राजनीति, ठीक है, कई लोग करते हैं राजनीति, हर कोई करता है राजनीति। आज के जो टर्म है ना, आज का जो टर्म है, इसमें राजनीति को बड़ा नेगेटिव ले लिया जाता है, बट देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, है ना। कुछ पॉजिटिव इसके पहलू भी हैं राजनीति के। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी को बोल दिया कि राजनीति कर रहा है तो मतलब वो कोई नेगेटिव काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो खैर वो अलग बात है। ये समझते हैं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में हमने थियरीज पढ़ी, पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं कि राजनीतिक क्रियाओं, क्रियाओं नहीं, राजनीतिक क्रियाएं या प्रायोगिक जो होती हैं, प्रैक्टिकल रूप में जो होती हैं, प्रायोगिक रूप में, वो होता है राजनीति।
मतलब अगर हमने बुक में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ा कि एक सरकार होगी या एक दल होगा, ठीक है, अब हमको वो सरकार दिखने लगी या वो दल दिखाई देने लगा तो हम बोलेंगे पॉलिटिक्स में आ चुके हैं हम, ठीक है। तो ये हुआ पॉलिटिकल साइंस और हुआ पॉलिटिक्स। अब क्या है, पॉलिटी, ठीक है, अब हुआ पॉलिटी। तीसरा जो टर्म है हमारा वो है पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या राजतंत्र, या राज्यतंत्र भी बोलेंगे, आधा या आधा जवाब भी मिलेगा, राज्यतंत्र या राजतंत्र भी। बड़े बारीकी से सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो पॉलिटी के बारे में क्या है, इसका थोड़ा डेफिनेशन बड़ा है और ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं, परंपरागत रूप से डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद से अपना एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है। तो एग्जाम परिभाषा के रूप में ये जानिएगा पॉलिटी के बारे में कि ये एक राजनीतिक इकाई है, मतलब जो भी एक यूनिट बनेगी, जो भी कुछ भी ये बनेगा, चाहे वो संस्था हो या लोगों का ग्रुप हो, कुछ भी अगर बनेगा तो वो राजनीतिक रूप से मान्य होगा, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो इकाई बनेगी उसका एक सामूहिक पहचान होगी। सामूहिक पहचान मतलब कोई भी दल हमने बना दिया, जैसे कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया, क्या हुआ, राजनीतिक इकाई हो गई है, लेकिन इसकी सामूहिक पहचान क्या है, अब इसको कोई नाम देना पड़ेगा कि ये पार्टी है, XYZ नाम की पार्टी है ये, तो इसकी एक सामूहिक पहचान हो गई। दूसरी पहचान बता दी आपको। तीसरा कंडीशन ये है कि संसाधनों का बंटवारा, उसमें नियंत्रण और उसमें समन्वय करने में ये लोग सक्षम हो। क्या समझे, जैसे संसाधन का मतलब ये नहीं कोई वस्तु ही हो, कोई पावर हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये क्या आपस में बटी होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास जो होगा तो फिर राजनीतिक इकाई नहीं मानेंगे, ठीक है। जो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए और इनमें सारा जो भी चीजें हों रिस्पॉन्सिबिलिटी रूप में होना चाहिए, उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी पहचान हो गई। चौथी पहचान क्या है इसकी, कि पदानुक्रम मिले, हायरार्की जिसको बोलते हैं, या पद सोपान कहते हैं। पद सोपान मतलब सबसे ऊपर पे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, इसको बोलते हैं पद सोपान। तो पद सोपान या पदानुक्रम या हायरार्की मिलनी चाहिए, ठीक है। और चौथी जो पहचान है, जो लास्ट पहचान है, चौथी या पांचवी, इसमें यह है कि जो ऑर्डर देने वाले लोग हों और उनको मानने वाले लोग भी हों। ऊपर से ऑर्डर आता जाए, फिल्टर होता हुआ आता जाए, और नीचे से वो ऑर्डर फॉलो भी होता जाए, ये होती है पॉलिटी की पहचान। तो क्या क्या पहचान बताया मैं, कि एक राजनीतिक इकाई होगी, ये राजनीतिक इकाई होगी। दूसरी पहचान क्या होगी इसमें, संसाधनों का बंटवारा, नियंत्रण या समन्वय करने में सक्षम होंगे। तीसरी पहचान क्या बताया, कि पद सोपान मिलेगा, पद सोपान या पदानुक्रम मिलेगा, इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की मिलेगी, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, सॉरी एक चीज मैं यहां भूल गया, राजनीतिक इकाई होगी और इसकी सामूहिक पहचान होगी, सामूहिक पहचान होगी, दिखाई दे रहा, बहुत बढ़िया। राजनीतिक इकाई होगी, उसकी सामूहिक पहचान होगी, संसाधनों का बंटवारा, नियंत्रण, समन्वय करने में सक्षम होंगे, पद सोपान होगा, आदेश देने वाले लोग होंगे, आदेश देने वाले होंगे और आदेशों को मानने वाले होंगे, आदेशों को मानने वाले भी होंगे। ये जहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी ना, जहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, वो होगी पॉलिटी या राज्य व्यवस्था। देखो कितना डिफरेंस है, कई जगह आप ऐसा कंफ्यूजन में आ जाओगे, पॉलिटिकल साइंस समझ करके और क्या पढ़ने लगोगे, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। बट देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, ये केवल सब्जेक्ट है, केवल सब्जेक्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। हम इसमें थियरीज पढ़ते हैं, पढ़ करके रट करके एग्जाम दे देते हैं, दैट्स इट। बट यहां पे सारे प्रैक्टिकल रूप में मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई कंफ्यूज करे मास्टर रूपी प्रजाति या छात्र रूपी प्रजाति, इनमें से कोई भी आपको कंफ्यूज करे, या मानव रूपी प्रजाति, तो बता दीजिएगा कि ये डिफरेंस होता है,
ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर इंग्लिश वालों के लिए बताना चाहूं तो इंग्लिश में सुनिएगा, अभी सारे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगा। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं कि सारे यही सेम चीजें कोशिश करता हूं इंग्लिश में बताता रहा हूं। तो पॉलिटी इज एन आइडेंटिफिएबल पॉलिटिकल एंटिटी, एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कलेक्टिव आइडेंटिटी, हु आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड social relation and have capacity to mobilize resources and have capacity मतलब क्षमता और resources के लिए, यही सारी चीजें बता रहा हूं। और दूसरी भाषा में अगर बोलना चाहें, दूसरे सरल शब्दों में, तो पॉलिटिक कैन बी एनी अदर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर गवर्नेंस सच एज कॉर्पोरेट बोर्ड, सच एज अ गवर्नमेंट ऑफ अ country सब डिविजन और सॉवरेन स्टेट। We can say, ध्यान से सुनना, we can say polity is a running constitution। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो पॉलिटी है इसको हम रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, चलता हुआ संविधान कह सकते हैं पॉलिटी को। सिमिलरली सारी चीजें बता रहा हूं, देखो पॉलिटी, अब जैसे ये रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन बताया ना, उसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज रनिंग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिकल साइंस का चलता हुआ रूप है। पॉलिटिकल साइंस की बुक ये रुकी हुई है, विरामावस्था में है, स्थिर है, बट जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है ना। सब लोग चल के पॉलिटिक्स करते हैं ना, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक कोई कंसेप्ट हो, सारे चलते रहते हैं, रुके। बट राजनीति शास्त्र की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, वो तो रुकी रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने इस डेस्क पे रखी, कल कहीं और किसी के पास चली गई हो तो बोलो कि यार मेरी बुक चली गई पॉलिटिकल साइंस वाली, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पॉलिटिकल साइंस रुका रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, बट पॉलिटिक्स उसको कैरी करती रहेगी, उसके सारे जो भी कंसेप्ट थियरीज होंगे, सारी चीजें लिखी होंगी, उनको चलाता रहेगा। ठीक उसी तरह से जो पॉलिटी है वो क्या है, संविधान है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स ये होंगे, ठीक। उसमें लिखा होगा कि लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज ये होंगी, उसमें लिखा होगा कि एक प्रेसिडेंट होगा, उसमें लिखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें लिखा होगा कि पीएम होगा, उसमें लिखा है संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे। ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, लेकिन वो चीजें दिखती कहां पे, पॉलिटी में दिखती हैं। तो संविधान एक तरह से हम पैरेलल कर सकते हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस है, इसके बराबरी में खड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये भी एक थियरीज का बंडल है, ये भी थियरीज है। अगर मंडल नेगेटिव लग रहा है, सॉरी इसके लिए कहता हूं, ये भी पॉलिटिकल, ये भी जो है वो थियरीज है, पूरी थियरीज से भरा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी थियरीज से भरा हुआ है, लेकिन जो पॉलिटी है ये इसको चलाती रहती है। तो पॉलिटी क्या है, रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ गया? अभी कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर नहीं किया हूं मैं, ठीक है, तो केवल कंपेयर कर रहा था। अब संविधान के बारे में सुनना, संविधान के बारे में ये ब्लू कलर से उसको लिख रहा हूं मैं, संविधान के बारे में अगर दिख रहा हो तो चलिए इतने में हो जाएगा। अब जो संविधान है उसके बारे में बताता हूं मैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं संविधान। अब ये क्या है, तो इसका डेफिनेशन अगर सबसे पहले बताता हूं। वैधानिक दस्तावेज है, इसमें लोगों की आकांक्षाएं, विश्वास दिखते हैं, आकांक्षाएं या विश्वास दिखते हैं, ठीक है। नीचे मैटर जा रहा, बता दे रहा हूं लिखा क्या हूं, 2 लाइनें लिखा हूं केवल। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, इसमें 2 लाइनें। पहले जो लाइन है ये वाली वैधानिक दस्तावेज है, दूसरा वाला लोगों की आकांक्षाएं और विश्वास इसमें दिखाई देते हैं। मतलब लोग उम्मीद क्या करते हैं उस देश से, मतलब अगर भारत देश है तो भारत देश के लोग भारत से क्या उम्मीद करते हैं, देश से क्या उम्मीद करते हैं, देश से मतलब वहां की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, वो संविधान में दिखाई देता है। सरकार की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये सारी चीजें दिखाई देती है संविधान में,
ठीक है, तो वैधानिक दस्तावेज मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत ही नहीं, सभी लोग जानते हैं, कोई नहीं भी जानता वो इतना तो जानता है कि संविधान लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और संविधान के बारे में जितना ब्लू चीजें लिखा संविधान के बारे में, जो संविधान है ना ये सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब सबसे बड़ा कानून है, इसके ऊपर कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई कानून नहीं होगा, सब कुछ यही है, सबसे ऊपर है, इसके बाद से सभी लोग आएंगे, चाहे प्रेसिडेंट हो, पहला व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति जो हो, वो सब लोग इसी के हिसाब से रेगुलेट होंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे। यहां तक कि संविधान भी खुद से ही चलता है। संविधान जैसे लोगों को चलाता है, जैसे संविधान लोगों को चलाता है, उसी तरह से संविधान खुद भी संविधान के हिसाब से चलता है। कैसे? अगर मान लो संविधान में कुछ बदलना हो, जैसे वोटिंग का राइट 18 साल कर दिया गया है, या और भी ऐसे कोई बदलाव करने हो, तो क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, उसकी बुक खोलेंगे संविधान की और जाकर काट करके लिख देंगे, हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, उसकी प्रोसेस होगी। संविधान संशोधन की एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान के बारे में हमने क्या जाना, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सबसे सुप्रीम लॉ है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये भी याद रखिएगा, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीता जागता डॉक्यूमेंट है। और सारी बुक्स की तरह ये कॉमन बुक्स नहीं, ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये लोगों को चलाती है। ठीक है, तो लिविंग डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ है, वैधानिक दस्तावेज मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है, और सबसे बड़ा है, याद रखना है इतनी सारी चीजें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, थियरीज मिलेंगी इसमें, पॉलिटिक्स उसका प्रैक्टिकल रूप होगा। ठीक इसी तरह से पॉलिटी, ये हाँ अब इसको एग्जाम पॉलिटी में बता दिया, इसका सामूहिक पहचान होगी, इसका नाम होगा, ऑर्डर मानने वाले लोग होंगे, देने वाले भी लोग होंगे। संविधान वैधानिक दस्तावेज है, लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें, सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब इन सबको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समेटता हूं मैं, फिर इसके बाद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब अगर इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूं, इस बॉक्स के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को मैं, इन सब का एग्जाम्पल। राजनीति विज्ञान में क्या लिखा हुआ था, सरकार होगी, हमने बुक में पढ़ लिया। सरकार मान लो कोई एक्स नाम की कोई सरकार बन गई, तो ये क्या हो गया, ये जो एक्स नाम की सरकार थी ना, अब ये पॉलिटिक्स कहलाएगी, अब ये हो गया पॉलिटिक्स। ठीक है, अब पॉलिटिक्स के बाद इसमें बोला कोई लोग होंगे, वाई नाम के कुछ लोग होंगे, जेड नाम की कोई संस्था होगी, ये सारी चीजें क्या हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स हो गई। लेकिन अब सभी मिली हुई हैं, पॉलिटिक्स में कोई चीज अरेंज नहीं होती। जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करते, कहीं कुछ भी बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब संपूर्ण राजनीति, अब इसमें कुछ छटा हुआ नहीं है, कुछ बटा हुआ नहीं है। लेकिन जब पॉलिटी में क्या होगा, अब एक्स नाम, पॉलिटिक्स में क्या बता दी कि सारी चीजें मिल गई हैं, एक्स वाई में भी जा सकता है, जेड वाई में भी जा सकता है, वाई एक्स में जा सकती है, एक्स जेड में जा सकता है, मतलब गरम मसाले की तरह सब कुछ मिला हुआ रहेगा। पहले एक लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा बुक में, वो पॉलिटिकल साइंस था, उसको हम बाहर लेकर के आ गए, ग्राउंड पे सारी चीजें दिखने लगी, भारत देश दिखने लगा, सरकारें दिखने लगी, लोग दिखने लगे, ये क्या हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, बट गरम मसाले की तरह आपस में मिला हुआ है, सब हौच पौच है। अब इनको क्या किया हमने, एक्स को सबसे ऊपर रख दिया, मतलब सरकार सबसे ऊपर होगी। इसके बाद एक पीएम होगा उस सरकार में, वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद कुछ लोग होंगे, कुछ मंत्री होंगे जिसके नीचे आएंगे, फिर इसके बाद सिर्फ जनता होगी। अभी जो सिस्टेमेटिकली सब अरेंज हो गया ना, कि तुम्हारी राष्ट्र प्रेसिडेंट की जगह सबसे ऊपर है, इसके बाद से पीएम साहब आएंगे, उसके बाद उनकी कैबिनेट होगी, कैबिनेट के बाद और राज्य स्तरीय सरकारें होंगी, फिर पंचायतें होंगी, फिर लोग होंगे, सारी चीजें होंगी। तो सिस्टेमेटिकली जब सारी चीजें अरेंज हो गई ना, सिस्टेमेटिकली जब सारी चीजें अरेंज हो गई, तब क्या हो गया, वो पॉलिटी हो गई। ठीक है, अब अरेंज तो कर दिए, लेकिन अब इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन, जैसे मान लो अब सरकार, जैसे कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको रोकेगा कौन, उसको रूल्स और रेगुलेशन रोकेंगे, और उसको रूल्स और रेगुलेशन का काम कौन करेगा, संविधान करेगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा वो दिखाई देने लगा, वो पॉलिटिक्स है, लेकिन मिला जुला रूप था तो पॉलिटी हो गई, सारी चीजें आकर के मिल गई, पॉलिटी हो गई। लेकिन उनको अलग रख दिया, उनको चलाने की प्रक्रिया डिसाइड हो गई कि प्रेसिडेंट के ये अधिकार होंगे, प्रेसिडेंट यहाँ संसद में नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या क्या काम करेंगे। ये जो रूल्स और रेगुलेशन बन गए ना, ये संविधान है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा बहुत पॉलिटी हम देखेंगे। सिमिलरली हम दोनों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन याद रखना पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना। कोई पॉलिटिकल साइंस बोल के पॉलिटी पढ़ाए तो समझा देना कि पॉलिटिकल साइंस नहीं है हमको पढ़ने के लिए। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
उम्मीद है इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं मैं, कॉल कर सकते हैं आप लोग, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी सारे टॉपिक्स। उम्मीद करो सारी चीज समझ में आई होंगी और बड़े मजे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। जब मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा मतलब आप लोग को पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब प्योर हमारी क्लास यहां से शुरू है। वो तो थोड़ा ओवरव्यू था जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। ठीक, अब देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा। संविधान हम पढ़ रहे थे, हेडिंग है हमारा भारतीय संविधान, ये हमको पढ़ना है। भारतीय संविधान, इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रफ लिख रहा हूं क्योंकि सुनाई तो दे रहा होगा सारी चीजें, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, जो संविधान हमारा बनने का जो शुरुआत हुई है, या अगर बोले संविधान बनने की पृष्ठभूमि, तो ब्रिटिश काल से शुरू होती है। ये ब्रिटिश काल से शुरू हो जा रही है, लेकिन जब शुरुआत हुई है इसकी, और शुरुआत से लेकर के और इसके बनने तक की जो प्रक्रिया रही है ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूं, बहुत ही स्लो रही है। मतलब इसकी विकास दर जो रही है बहुत स्लो रही है, धीरे धीरे बनता आया है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी तक की बात करूं मैं, क्योंकि दो पार्ट बटे, जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो दो पार्ट, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके बाद से आपका क्राउन था। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1858 तक क्या करती थी, ब्रिटेन से कोई कानून, ब्रिटेन की संसद से कोई कानून पारित हुआ, वहां से लेटर लिफाफे में बंद होकर के आया, यहां दे दिया गया, खोला गया कि हाँ हाँ ये रूल्स रेगुलेशन आए हैं, इनको अप्लाई कर दिए भारत में। 1858 तक ऐसा होगा, 1600 से लेकर के 1858 तक। 1858 के बाद क्या होगा, जो कानून बनने की प्रक्रिया ब्रिटेन में थी वो भारत में हो जाएगी। मतलब भारत में ही रह करके भारत में ही कानून बनाएंगे, भारत पे ही शासन करेंगे। कितनी गलत बात है ना, लेकिन करने लगे थे। तो ये पृष्ठभूमि है। तो कब से इसके पृष्ठभूमि, मतलब इसके बनने का आधार कहां से दिखता है, ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से इसकी पृष्ठभूमि दिखती है। ठीक है, लेकिन स्लो रही है, इसकी जो विकास दर है वो स्लो थी। ठीक है, 1858 तक क्या होता था, ब्रिटेन की संसद से कानून बनता था, और 1858 के बाद क्या हुआ, भारत में ही बनने लगा। ये संविधान बनने की प्रक्रिया थी, कैसे कैसे बन रही थी। अब इसके आधारों की बात करें, संविधान बनने का आधार क्या है, संविधान बनने का आधार क्या है, तो 4-5 आधार मिलेंगे। मतलब आधार का मतलब क्या, कि यहां से हमको बेस मिलता जाएगा संविधान बनने का। ठीक है, तो संविधान बनने का आधार सबसे पहले हम ले लेते हैं, हेडिंग दे रहा हूं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास का आधार, भारतीय संविधान के विकास का आधार। तो पहला आधार मिलेगा आपको 1600 का चार्टर एक्ट, 1600 का चार्टर एक्ट। फिर मिलेगा आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आपको मिलेगा 1757 का प्लासी का युद्ध। फिर मिलेगा आपको 1764 का बक्सर का युद्ध। और फिर आपको मिलेगा 1765 की इलाहाबाद की संधि। और इसके बाद आपको मिलेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम।
ये स्वतंत्रता संग्राम को कई जगह विद्रोह भी मिलेगा, कई जगह क्रांति भी मिलेगी। इतने सारे शब्द क्यों मिलते हैं हम देखेंगे जब भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आधार है संविधान बनने के। 1600 का चार्टर आया तो इसमें कुछ आधार मिल गया हमको संविधान बनने का। 1773 वाले में कुछ मिला। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के पास क्या क्या हो गया, 1764 में क्या क्या हो गया, इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने कौन कौन से दीवानी अधिकार वगैरह ले लिए थे, उसके बाद संग्राम में कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने थे, ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। तो ये थे आधार संविधान बनने के। लेकिन अगर चरणों की बात करूं मैं, कितने फेजेस में बना है, तो वो थोड़ी अलग है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान बनने के चरण, चरण का मतलब फेज या स्टेजेस ले लो, फेज या स्टेज। तो हम 4 तरह के स्टेजेस पढ़ेंगे इसमें, 4 तरह के स्टेजेस पढ़ेंगे। पहला जो होगा दिखाई दे रहा, राजशाही या राजतंत्र। दूसरा जो होगा बादशाही, ठीक है। इसके बाद से दूसरे, ये पहला स्टेज हम मानेंगे। दूसरा स्टेज जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। इसके बाद से तीसरा जो स्टेज होगा ये क्राउन का होगा। और जो चौथा स्टेज जो होगा वो होगा इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आधार देखें तो कितने आधारों पर बन करके संविधान आ गया है। इसके बाद हम चरण देख रहे हैं, कितने चरणों में हमारा संविधान बनता हुआ आया है। चरण का मतलब कब कब कौन कौन से लॉ पास हुए, कौन कौन से कानून या कौन कौन से एक्ट पास हुए हैं और वो संविधान में इंक्लूड होते गए हैं, ठीक है। तो राजशाही, राजतंत्र या बादशाही, इसको हमको पढ़ना नहीं लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू जानना, क्योंकि वो भी संविधान का एक तरह से आधार ही है। जब पहले राजा महाराजा होते थे, शासन करते थे, ब्रिटिश काल में भी ये मिलेंगे, शासन करते थे तो यूं ही नहीं करते थे, वो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे। तो वो भी एक तरह का संविधान हुआ। ऐसा नहीं कि लिखित हो या अलिखित हो संविधान नहीं मानेंगे, कई जगह का अलिखित संविधान मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलिखित है या दस्तावेज के रूप में नहीं है तो संविधान नहीं होगा वो। तो राजा महाराज, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरह संविधान ही तो कह सकते हैं। राजनीति कैसे चलेगी, राजा के क्या अधिकार होंगे, प्रजा के क्या दायित्व होंगे, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। तो वो भी एक तरह का संविधान हुआ। तो राजशाही, राजतंत्र या बादशाही में भी हमको संविधान की एक झलक मिल जाती है एंशिएंट टाइम में। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड हम लेते हैं 1600 से 1853 तक। क्राउन का जो टाइम पीरियड हम लेते हैं वो लेते हैं 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक। और इसका आफ्टर, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी का आफ्टर 1947, इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं, या इंडिपेंडेंस के साथ ही शुरू हो जाता है ये, ठीक है। हमको इसको नहीं देखना, राजतंत्र, राजशाही और बाकी सारी चीजें हमको देखनी है, दूसरा स्टेज, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें 1600 का चार्टर एक्ट। फिर इसमें आएगा 1726 का चार्टर एक्ट। फिर इसमें आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसमें आएगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर इसके बाद से आएगा इसमें 1783 का डंडाज एक्ट। फिर इसी में 1783 में ही आएगा 1783 का फॉक्स एक्ट। फिर इसके बाद 1783 के बाद आएगा 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आएगा 1786 का, 1786 का एक्ट आएगा, एक्ट या सॉरी चार्टर एक्ट आएगा, 1786 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर इसके बाद से 1793 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर इसके बाद से 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर इसके बाद से 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट आएगा। और फिर अंतिम इसमें आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। इतने सारे एक्ट हमको केवल किसमें पढ़ने हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले में, जितना रेड वाला सब ईस्ट इंडिया कंपनी का, अभी इस पे जिक्र नहीं किया, इस पे कोई डिस्कस नहीं किया हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, यूं ही तो लिख रहा हूं क्या बोर्ड भरना है, नहीं, ये सारी चीजें क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी ना, भारत में व्यापार कर रही थी, तो ब्रिटेन से कुछ कुछ कानून बनते हुए आ रहे थे, बन करके आ रहे थे कि अब इनके लिए ऐसा करना, अब ऐसा कानून होगा, अब ये होंगे, अब गवर्नर को हटा दिया जाएगा, अब गवर्नर को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। तो ये सब रूल्स बनते आए हैं। तो 1600 का चार्टर, 1726, 1773। अब इसमें नई बातें कुछ बताता हूं मैं, हो सकता हो पता भी हो, नहीं पता हो तो अभी पता हो जाएगा। जो 1600 का चार्टर था ना, इसको रॉयल चार्टर भी कहते थे, रॉयल चार्टर या शाही लेख, शाही लेख या शाही राज लेख। इसी तरह से जो 1781 का एक्ट है ना, 1781 का एक्ट, इसको कहते थे संशोधनात्मक एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम, या इंग्लिश में बोले तो अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट इसको कहते थे। इसी का एक और नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ही, जुडिकेचर एक्ट, जुडिकेचर एक्ट 1781, या इसी को बोलते थे बंगाल का जुडिकेचर एक्ट। जुडिकेचर से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या चीज है ये। जुडिकेचर जो जुडिशियरी है ना, उसका सिनोनिम्स है, चाहे जुडिशियरी इस्तेमाल कर लो, जुडिशियल इस्तेमाल कर लो, या जुडिकेचर इस्तेमाल कर लो, कानून से संबंधित है, न्याय व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह से 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसको बोलते थे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते थे इसको, 1833 वाले को। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इतनी सारी चीजें। क्या क्या, 1600 का चार्टर, 1726, इसमें नई चीजें क्या पता चली। जो 1600 का चार्टर था, इसको रॉयल चार्टर कहते थे, ये शाही लेख कहते थे। और 1781 का जो चार्टर था, इसको संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते थे, अमेंडिंग एक्ट भी कहते थे, जुडिकेचर एक्ट भी कहते थे, बंगाल का जुडिकेचर भी कहते थे, बंगाल का जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहते थे। और जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसको सेंट हेलेना एक्ट कहते थे। स्क्रीनशॉट, ठीक। तो ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब हम आते हैं क्राउन के बारे में। क्राउन में हमें देखना है, मिटा दे रहा हूं, पूरा शुरू से लिख देता हूं। अब है क्राउन, इंग्लिश में हिंदी में ताज बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या बताया इसका मैं, 1858 से 1947 तक। इसके भी पीरियड्स बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं, तो सबसे पहले इसमें आएगा 1858 का 1858 का नहीं लिखते हैं, डैश करके, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। इंग्लिश में बोले अगर तो, इंग्लिश में बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद से
1861। 1861 में आएगा भारत परिषद अधिनियम। इंग्लिश में बोले तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद से 1873 का एक्ट, 1873 का एक्ट, फिर 1876 का एक्ट, दिखाई दे रहा है ना, हाँ 1876 का एक्ट, फिर इसके बाद से 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के बाद 1909 का सेम भारत परिषद अधिनियम, फिर इसके बाद से 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 के बाद 1919, इसके बाद से 1927 का साइमन कमीशन या साइमन आयोग। 1927 के बाद 1932 का सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं। 1932 के बाद 1935 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद से 1937 का प्रांतीय चुनाव, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूल गया, बताऊंगा याद आया तो। 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 के बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव, फिर इसके बाद से 1942 का क्रिप्स मिशन, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसके बाद से 1943 का वेबल प्लान या वेबल योजना। 1943 का वेबल प्लान या वेबल योजना, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा। 1943 का वेबल प्लान या वेबल योजना, ठीक। ये सारी चीज़ अभी और है, बोर्ड में जगह नहीं है। यहाँ पे अलग अलग कुछ नाम है, जैसे किसका नाम बताने वाला था मैं, जो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है ना, इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसी को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, या इसी का एक और नाम हम बोलते हैं, एक और नाम है डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो शासन करो नीति, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और भी किसी का अलग नाम है क्या, याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर याद करना हो तो ध्यान रखिएगा, जो भारत शासन अधिनियम है ये 3 बार आया है। पहला आया 1858 में, ठीक है। दूसरा आपका आएगा 1919 में, और फिर आपका आएगा 1935 में। इसी तरह से जो भारत परिषद अधिनियम है ये भी 3 बार आया है। पहला आया 1861 में, दूसरा आया है 1909 में, और तीसरा आएगा एक और आएगा 1861 और 1919 में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी आगे आता हूँ, थोड़ा बहुत और बचा है, फिर इसके बाद से क्लास एंड। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ लिख लिए होंगे। इधर का नहीं मिटा रहा हूँ, इधर ही मिटा दे रहा हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ। ठीक, तो कहाँ तक देख लिए हम लोग? वेबल प्लान 1943 तक। इसके बाद से आपका आया है, इसके बाद से 1945 का शिमला समझौता, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का ही अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, इंग्लिश वालों के लिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। 1947 में, 1947 में माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना, और 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये था आपका पॉलिटिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या था, इनमें इंटरलिंक क्या था, ये सारी चीजें, और ये पूरा इसका बनने का आधार, बनने के चरण और सारे एक्ट। अब एक एक एक्ट को हमको एक एक करके पढ़ना है, क्लासेस कई पार्ट में आएंगी, बट मजा आ जाएगा प्लीज। और पहले सारी चीजें कंक्लूड करता हूं, समझाता हूं। हमने डिफरेंस देखा, उसको रिवाइज नहीं करूंगा, बहुत बार हो गया। डायरेक्ट चरण पे आते हैं। कितने चरण बताया? 4 चरण बताया, 4 स्टेजेस बताया। पहला राजशाही राजतंत्र या बादशाही, इसको हटा दो, नहीं देखना। 1947 वाला ये वाला बाद में देखना, बचे 2। ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड क्या है? तो 1600 से 1853 तक, और जो क्राउन का टाइम पीरियड है ये है 1858 से 1947 तक। इसका अलग अलग पार्ट हमने देखा। 1600 में चार्टर आएगा, इसके बाद सारी चीजें मैं लिखा दिया हूं। ठीक है, 1600, 1726, 1773, 1781, 1783, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। कितना मजा है याद करने में, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या आया? 1858 में, 1861 में, 1876 में, 1876 में। इसके बाद से 1876 के बाद 1892 में, 1892 के बाद 1909 में, 1919 में, 1927 में, 1932 में, 1935 में, 1937 में, 1940 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में नहीं, 1945 में शिमला, 1946 में फिर 2 चीजें, 1946 की डेट 2 बार, 1947 की डेट 2 बार, खत्म। यही पढ़ना था, इनको डिटेल में पढ़े। प्लीज मजा आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा, और कंफ्यूज नहीं होइएगा किसी भी टॉपिक को लेकर के। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। उम्मीद है सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पस्त मत रहिए।